दिख रहा है। तो जो कल हम लोगों ने किया था उसमें आगे और क्वेश्चन, उस तरीके के और क्वेश्चन कराने की जरूरत है या आगे बढ़ जाएं? सर एक दो क्वेश्चन और करा दीजिए। हाँ क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अच्छा, जो तुम लोगों ने कल रिकॉर्डिंग देखी थी वो रिकॉर्डिंग ठीक थी ना? सर हम लोग क्लास अटेंड कर लिए थे ना, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं देखे फिर। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना? जी, कल की क्लास तो अच्छे से क्लियर हुई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। इसका बैटरी लो बता रहा है। पता नहीं कैसा, खैर होगा तो वो वाला जोड़ लेंगे हम बाद में। हाँ। ठीक है, चलो फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन, एक काम कर दो और बनेगा, वो लगा दो वायरलेस वाला, उसमें लो बैटरी बताता हूँ। लगा दो उसको, ये बीच में बंद हो जाएगा शायद, क्योंकि बार बार लो बैटरी बता रहा है। अच्छा देखो जरा, एक चीज जरा ध्यान से देखो। अगर हमारे पास मान लो कि कोई कॉइल इस तरीके से है, यहाँ पे एक दो टर्मिनल है ए और बी, सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, एक मिनट। आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो एक, अगर देखो, अगर हमारे पास कोई कॉइल ऐसे रखी हुई है और हमने उसको ऐसे दिखाया हुआ है, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, तो इन कॉइल में क्या अंतर है? कोई जना बता सकता है क्या? देखो, इसमें मैं करंट ऐसे करके दिखा रहा हूं और इसमें भी करंट ऐसे करके दिखा रहा हूं। सबको बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? यस सर। दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक। तो देखो, ये दोनों कॉइल में करंट एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि एक की एक्सिस मैंने इधर से बनाई है और एक की एक्सिस मैंने इधर से बनाई है।
तो अगर जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये छोटा सा अंतर है जो तुमको बहुत परेशान कर सकता है कि करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि अगर इस कॉइल को देखोगे तो इस कॉइल में यहां से एक्सिस दिख रही है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ तुम्हारे बाहर की तरफ रखा हुआ है, और इस कॉइल में एक्सिस ऐसे करके दिख रही है, यानी कि ये हिस्सा इसके पीछे की तरफ है। समझे? तो अगर इस कॉइल को तुम जब इधर से देखोगे, जिधर से मैं खड़ा हुआ हूं, तो क्योंकि ये हिस्सा बाहर की तरफ है तो करंट तुम्हें ये ऐसा दिखाई देगा क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये जो हिस्सा है वो इसके पीछे है, तो यानी कि जब इसको देखोगे तो करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से एक बार बता देता हूं मैं। जब भी आपको कोई कॉइल रखी हुई होगी तो कॉइल में करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो तब पता चलेगा जब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉइल का कौन सा हिस्सा आपसे दूर है और कौन सा हिस्सा आपके पास है। और वो कौन सा हिस्सा आपसे दूर और कौन सा हिस्सा आपके पास है वो सिर्फ इससे पता चलता है कि एक्सिस किस तरीके से, या तो ऐसे पास हो रही है या ऐसे पास हो रही है। अगर कोई कॉइल किसी ने ऐसे बना दी कि ऐसे करके, तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा हिस्सा आपकी तरफ है और कौन सा हिस्सा आपसे दूर है। ठीक? देखो, हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये कॉइल है और ये 2 डायमेंशनल कोड में बनाई है, जबकि कॉइल ऐसे होगी कि एक्सिस अगर ऐसे है तो कॉइल ऐसे होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस घड़ी को देखो जरा आप। अगर ये वाला कौन सा केस है? ये वाला केस है, ये वाला कि आपको एक्सिस सामने से तो दिख रही है लेकिन पीछे से नहीं दिख रही है। तो जब ये एक्सिस आपको सामने से दिख रही है यानी कि ये हिस्सा आपकी तरफ है। और ये वाले हिस्से में क्या हो रहा है? ये वाले हिस्से में आपको एक्सिस ऐसे दिख रही है, आगे की एक्सिस नहीं दिख पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हिस्सा है वो पीछे वाला है। ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, गुड। तो हमारे मतलब की चीज क्या है यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं, कि जब भी कोई कॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉइल की एक्सिस किस तरीके से है और उसका कौन सा हिस्सा आपकी तरफ है और कौन सा हिस्सा आपसे दूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको देखोगे तो ये एक्सिस सामने की तरफ, इधर की तरफ दिख रही है, यानी कि ये हिस्सा ऐसे होगा तभी आगे की तरफ एक्सिस दिख पा रही है। और इस केस में ये हिस्सा पीछे होगा, ये वाला हिस्सा, तभी वाली एक्सिस दिख पा रही है। ठीक? अब देखो, अगर तुम सिर्फ इतने हिस्से को देखोगे तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगेगा कि दोनों कॉइल में करंट एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस वाली कॉइल में करंट क्लॉकवाइज दिखेगा तुम्हें। देखो, तुम अपने हिसाब से सोचो, तुम सोचो कि कॉइल के ऐसे खड़े हुए हो तुम, तो ये हिस्सा तुम्हें ऐसे दिख रहा है, तुम्हारे बाहर की तरफ है, तो तुम्हें करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा। और जब इसको देखोगे तो ये हिस्सा क्योंकि पीछे है तो करंट तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक? ये क्वेश्चन जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस में बहुत बार आते हैं, इसलिए हम एक बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे होंगी चीजें। एक कॉइल रखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पॉइंट हैं ए और बी। ठीक है? ये एक्सिस यहां से जा रही है और ये एक्सिस यहां से जा रही है। ठीक है? अब देखो, यहां पे एक कॉइल रखी हुई है, यहाँ पे एक मैग्नेट रखी है और यहाँ पे एक मैग्नेट रखी है। यहां से नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है और यहां से साउथ पोल इस तरफ आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई ए और बी की पोलैरिटी क्या होगी। ए और बी की पोलैरिटी क्या होगी, मतलब कि ए पॉजिटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा, ए से बी की तरफ करंट फ्लो होगा या बी से ए की तरफ करंट फ्लो होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात को समझने के लिए मान लेते हैं कि ये चलो क्लोज है। अगर हमें इस लूप में करंट की डायरेक्शन पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन इसको देख रहे हो तो ऐसा है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें ये वाला हिस्सा पीछे दिखा दें और ये वाला हिस्सा आगे दिखा दें। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आगे वाली एक्सिस दिख रही है,
यानी कि ये जो हिस्सा है वो इस तरफ में है, बाहर की तरफ, ये ऐसे करके है, ए यहाँ पे है, ऐसे करके घूम के आओगे तो बी यहाँ पे मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। और ये देखो ये वर्टेक्स दिखाया है, यानी कि ये आगे का हिस्सा नहीं दिखा, यानी कि ऐसे पीछे से पास हो रही है इसके। अब देखते हैं जरा, पहले इसको देख लेते हैं। जब ये साउथ पोल इसकी तरफ आएगा तो इस लूप से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। क्यों इंक्रीज होने की कोशिश करेगा? क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक, तो लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये कहता है कि अगर किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो उस कॉज का अपोज करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर यहाँ पे ये तो खुला हुआ था तो क्लोज लूप तो है, करंट की बात कैसे कर रहे हो? तो 2 मिनट पहले मैंने आपको बोला कि चलो इसे थोड़ी देर के लिए क्लोज मान लेते हैं। ठीक, तो इसे क्लोज मान लिया मैंने। अब देखो जब साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो ये लूप में जो इंड्यूस करंट होगी वो इस कॉज का अपोज करेगी कि साउथ पोल इसकी तरफ क्यों आ रहा है, और साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है, इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे एक साउथ पोल को बनना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर कहीं पे साउथ पोल बनता है क्लॉकवाइज तो वहां पे करंट कैसा होता है? क्लॉकवाइज। तो मैंने ये बताया कि ये हिस्सा आपकी तरफ है तो क्लॉकवाइज होने के लिए ये करंट ऐसे होना चाहिए इसके हिसाब से, जब साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है। अच्छा पीछे से देखते हैं, यहां से नॉर्थ पोल, अच्छा ये ध्यान रखना ये जो हिस्सा दिख रहा है वो यहाँ पे है, एक्सिस ऐसे है और ये ए यहाँ पे कहीं पे है। ठीक, तो जब ये एक्सिस ऐसे है और ये कॉइल ऐसे करके रखी हुई है, नॉर्थ पोल जब इसकी तरफ आ रहा है तो ये इस कॉज का अपोज करेगा कि नॉर्थ पोल क्यों बन रहा है इधर। जब नॉर्थ पोल सॉरी आई मीन ये अपोज करेगा कि नॉर्थ पोल क्यों आ रहा है इधर, तो नॉर्थ पोल का अपोज करने के लिए इधर एक नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। और आपको पता है कि नॉर्थ पोल होने के लिए जो करंट है वो होना चाहिए कैसा? सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इस यहां से जब देखोगे तो करंट दिखेगा ऐसे करके, तो कंसिस्टेंट हो गया। देखो ये हिस्सा बाहर की तरफ था, जब तुम इधर से देख रहे थे तो तुम्हें ये क्लॉकवाइज दिख रहा था, जब तुम इधर से देखोगे तो तुम्हें वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। करके देख लो, तुम एक घड़ी को सामने से देखोगे तो तुम्हें क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखेगी, उसके पीछे से देखोगे तो तुम्हें वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती दिखेगी। तो यानी कि अगर इसके हिसाब से देख रहे हैं तो भी करंट का डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, और इसके हिसाब से देख रहे हैं तो भी करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो यानी कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें। अगर मैं इसे सामने से बनाऊं तो ऐसा करके दिखेगा ये आपको, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और करंट ऐसे हो जाएगा। तो करंट जा रहा है ऐसे करके, जब इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो करंट किधर से किधर जाएगा? ए से बी की तरफ। यानी कि अगर करंट ए से बी की तरफ फ्लो होना है तो पोटेंशियल ए का ज्यादा होना पड़ेगा पोटेंशियल बी से। देखो हमेशा याद रखो कि सर्किट के अंदर करंट अलग होता है और सर्किट के बाहर करंट अलग होता है। मतलब जैसे ये कोई बैटरी है तुम्हारी, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से तुमने इसे ऐसे जोड़ दिया तो यहाँ पे तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, लेकिन अंदर में नेगेटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इस लूप का हिस्सा बाहर की तरफ है और कौन सा हिस्सा पीछे की तरफ है, तो तुम इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को देखने में गलती कर दोगे। तो सारा गेम है इसकी ज्योमेट्री का। अब मान लो कि सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं और मुझे यही क्वेश्चन अगर पीएससी के एग्जाम में डालना है तो मैं इसकी ये वाली एक्सिस ऐसे ना बना के ऐसे बना दूंगा, ये वाली यहाँ ऐसे कर दूंगा और यहाँ पे डॉटेड कर दूंगा, तो बिल्कुल कहानी उल्टी हो जाएगी। कैसे? ये जो हिस्सा आगे की तरफ दिख रहा था अब ये हिस्सा पीछे हो गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं बहुत आते हैं, और खासतौर से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चन हैं उन पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते हैं, और उन क्वेश्चंस में सिर्फ ये एक्सिस का डायरेक्शन ही डिसाइड करेगा कि कौन सा हिस्सा आपकी तरफ है और कौन सा हिस्सा आपसे दूर है, और उसी हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेम लूप जो आपको दिख रहा है। हाँ सर इसमें जो है डायरेक्शन क्यों है?
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है ना, तो बी भी पॉजिटिव होना चाहिए ना। ए से बी की तरफ जा रहा है ना यहाँ पे, तो सर करंट और हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। अगर तुम इस लूप में देखोगे, हमसे ये पूछा जा रहा था कि ए का पोटेंशियल हाई है या बी का पोटेंशियल हाई है। हाँ, तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया था कि क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप है, अगर मान लो इन्हें जोड़ोगे तो करंट ए से बी की तरफ भी फ्लो होगा भैया, अपना वो थोड़ी चेंज कर देगा ये। तो अगर अच्छा, करंट हाँ ए से बी की ठीक, तरफ जा रहा है तो ए का पोटेंशियल हाई हुआ, हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है सर। देखो कल भी मैंने बताया था कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लूप में करंट पूछ रहा है या दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा है। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, क्योंकि उन्होंने इसे ऐसे जोड़ा हुआ है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, हमें यहां से देखना पड़ेगा, आप बी से ये नहीं देख सकते, आपको यही देखना पड़ेगा कि यहां से यहां करंट कैसे जा रहा है। ठीक, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तुम शायद इसलिए कंफ्यूज हो, तुम्हें लग रहा है यहां से बी से ए की तरफ जा रहा है। हाँ हाँ नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट की। तो अभी हाँ हमारे लिए ये फर्क पड़ता है कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो करंट की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ ठीक है। नंदिनी और कंवलजीत, ठीक है ना। यस सर। यस। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने कल बोला था कि तुम लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जब तुम लोगों को चीजें समझ में आने लगेंगी तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी हमारी, यस सर। है ना। तो अभी तुम इसकी चिंता मत करो, अभी बस तुम चिंता करो कि तुम्हें समझ में आता रहे, जहां समझ में नहीं आ रहा वहां रोक दो, तुरंत आगे बढ़ो, के पूछो उसको। एक क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने देखा कि ये एक वायर है और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे एक ऐसा वायर है जो इसके ऊपर फिसल सकता है, मानो ये ऐसे करके था और ये एक वायर है जिसके ऊपर फिसल सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का पोटेंशियल ज्यादा है। देखो ये सेम क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तरीके से पूछा जा सकता है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का पोटेंशियल ज्यादा है। दूसरा तरीका ये है, ये पूछा जा सकता है कि इस पूरे सर्किट में करंट का ओरिएंटेशन क्या है। तो क्वेश्चन वो दोनों सेम ही है। अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है तो आप ये बता सकते हो कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच को तोड़ लो, उनको बीच को तोड़ लो और बताओ कि किस तरफ से करंट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो उससे तो पता चलेगा कि पोटेंशियल किसका ज्यादा था किसका कम था। तो ये एक रॉड है, मान लो कि जो इस तरीके से है और वो इस पे स्लाइड कर रही है, इधर की तरफ स्लाइड कर रही है। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो कल हम लोगों ने किया था। अब पूछ रहा है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखते हैं। तो रॉड किसकी है, मेटल की। रॉड मेटल की है, तो मेटल एटम से मिलकर बना है, एटम न्यूट्रल होता है और एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट टोटल और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। चलो तो मान लो कि इसमें प्रोटॉन ऐसे करके रखा हुआ है। अब क्योंकि ये इस तरफ खिसक रही है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी प्रोटॉन की, अगर सोचो तो इस फोर्स इस पे वेलोसिटी इधर है इसकी, तो v इधर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो v क्रॉस b नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये जो प्रोटॉन है वो इधर जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी इधर ही है। एक बार जरा लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं हम, q v क्रॉस b। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है इधर, तो ठीक है v,
मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B नीचे आया, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे Q माइनस हो जाएगा। माइनस होने का मतलब जो फोर्स नीचे आ रहा था वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। ठीक है, याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स V क्रॉस B से मिलता है और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स V क्रॉस B के अपोजिट होता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार एमपीपीएससी में आया था। उन्होंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो नॉर्मली जब हम V क्रॉस B कैलकुलेट करते हैं तो हम ये दिमाग में रखते हैं कि अच्छा वो तो पॉजिटिव चार्ज था। नहीं, उस क्वेश्चन में एमपीपीएससी में उन्होंने जानबूझ के नेगेटिव चार्ज दिया था। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि अगर उन्होंने नेगेटिव चार्ज दिया है तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की, वो जो मैथ कैलकुलेशन करने से आ रही है उसके अपोजिट आएगी। जैसे V इधर था तो V क्रॉस B नीचे की तरफ आया, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो वो ऊपर की तरफ आएगा इफेक्टिवली, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्किट में करंट किधर फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, यस सर। तो ये यहां पे पोटेंशियल जो आया तो यहां से करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा होगा इसमें। अच्छा ये कैसे, अगर मान लो कि इस लूप को थोड़ी देर के लिए सोचो, तो जब ये इधर की तरफ आ रहा है तो इस क्लोज लूप का एरिया घट रहा है। यस सर। तो अगर क्लोज लूप का एरिया घट रहा है तो लेंज के नियम से ये उस कॉस का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये घट रहा है। तो घट क्यों रहा है, क्योंकि एरिया फ्लक्स घट रहा है। फ्लक्स घट रहा है तो ये फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो अंदर की तरफ ही होगी, और अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी कि ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, ये साउथ पोल की तरीके से बिहेव कर रहा होगा। और आपको पता है कि साउथ पोल में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। अब हम इसका कुछ फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हो रहा है, देखते हैं जरा। अगर कोई पूछे कि अच्छा ठीक है अब बताओ इसमें ईएमएफ कितना होगा, तो कैसे करेंगे। ये हमारे पास रॉड है यू और ये खसक रही है, ये मान लो खसक के यहां से यहां आ गई और इसमें कितना डिस्टेंस चला, डेल्टा एक्स। ठीक है, यस सर। इसमें डेल्टा एक्स डिस्टेंस चला। ठीक, अब देखो अगर इस रॉड की लेंथ यहां से यहां तक एल है तो एरिया कितना हुआ, एरिया हुआ एल इंटू डेल्टा एक्स। यस सर। हुआ। अच्छा, तो फ्लक्स कितना हुआ इसका, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी और उसकी वैल्यू b थी, तो फ्लक्स हुआ फाई इक्वल टू बी ए, और क्योंकि b की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है तो आप मान सकते हो कि ये cos 0 हो जाएगा और ये हुआ बी ए और ये कितना हुआ बी एल डेल्टा एक्स। तो कल हमने सीखा था कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, तो ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ होता है माइनस डी पाई बाई डी टू, लेकिन माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसके मैग्नीट्यूड। और ये डेल एक्स अपॉन डेल टी किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर। तो ये आया बी एल बी।
हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली वेलोसिटी, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो क्या हमें सब पता है, एक मिनट है ना, तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या हमें ये पता है, पता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें दी होगी, इस रॉड की लेंथ हमें दी होगी, और ये किस वेलोसिटी से इधर जा रही थी वो हमें दी होगी। अब आप पूछोगे सर अगर ये रॉड दूसरी तरफ जा रही होगी तो कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं है, आंसर सेम रहेगा, बस करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगी। जो भी थी यहाँ पे पहले करंट ऐसे आ रही थी तो अब करंट ऐसे आने लगी, बस इतना ही अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और अपने लोग करके देखते हैं। सर हम्म, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे ही क्यों होगा, पहले से दिया अच्छा रहेगा। नहीं, वो देखो नॉर्मली एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो अगर तुम इसे बाहर की तरफ मानते हो एरिया वेक्टर को, नॉर्मली एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, तो अगर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ मान रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा। लेकिन जैसे कि बोला मैंने कि मैं ईएमएफ के साइन में इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी, मैंने ईएमएफ का साइन पहले ही निकाल लिया कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, मैं यहाँ पे सिर्फ ईएमएफ की वैल्यू में इंटरेस्टेड हूं। तो अगर मान लो, हाँ बोलो। तो अभी हमारा बेसिक एम जो है वो ये निकालना है कि ईएमएफ कितना होगा, तो हम बस ईएमएफ की वैल्यू निकाल लिए। तो अब क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आ सकता है कि अच्छा किस तरफ का पोटेंशियल हाई होगा, किस तरफ का पोटेंशियल लो होगा, तो वो हम पहले भी सीख चुके हैं उसे कैसे निकालना है। तो कुल मिला के हमें पता है कि उसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन तुम एग्जाम में देख रहे होगे तो थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेना, और उसमें ये देख लेना कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। हाँ कभी कभी ऑप्शन जो होते हैं वो साइन के साथ दिए हुए होते हैं, और कभी कभी ऑप्शन साइन के बिना दिए हुए होते हैं। तो जब आंसर क्लिक कर रहे होगे तो एक बार जरा देख लेना कि क्या क्या ऑप्शंस उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, देखो ये तो क्वेश्चन है हम पहले देख चुके हैं, बस अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ईएमएफ की वैल्यू भी निकाल के देख रहे हैं। एक रॉड है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो हमें निकालना है कि इसमें ईएमएफ कितना होगा। देखो इससे पहले हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये निकाला था कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और किस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। अभी हम ये निकाल रहे हैं कि वो पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने वही किया कि हम निकालना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल होगा कितना। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फिर से हमें ये करना है कि फ्लक्स निकाल लेना है। अगर फ्लक्स निकाल लेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से हमें ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, याद रखना जरा इस बात को। जब ये रॉड यहां पे थी, मान लो इसकी रॉड की लेंथ एल थी, अगर ये रॉड थोड़ी देर बाद घूम के यहां पहुंच गई और इसने इतनी देर में थीटा एंगल घूम लिया, और हमें पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि थीटा या डी थीटा बोल लो इसे, डी थीटा एंगल घूम गया है,
तो आपको ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा कितना होता है डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहां से अगर तुम डी थीटा निकालोगे तो वो आएगा ओमेगा डी टी। इसको ये सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये क्या लिखा है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और ये है एंगुलर वेलोसिटी, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफरेंस, है ना। तो डेल्टा थीटा कितना आया, अच्छा ठीक है। अगर हमें इसका एरिया मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा एरिया कितना चेंज हुआ। ये देखो ये थोड़ा सा ट्रायंगल के तरीके का है, तो ये इसका बेस हुआ और ये इसका हाइट हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 आधार, आधार कितना है L और ऊंचाई कितनी है L d थीटा। कैसे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। ये आर्क है तो आर्क हो जाएगा रेडियस इनटू एंगल। तो ये हुआ L और ये कितना हुआ L d थीटा। तो ये हमारे पास हुआ 1/2 L स्क्वायर d थीटा। ये हुआ एरिया, क्या एरिया जो चेंज हुआ। अच्छा तो अगर चेंज इन फ्लक्स निकालूं कितना होगा, डी फाई कितना हो जाएगा डी डी ए। क्यों डी फाई लिख रहा हूं, जब ये रॉड यहां से यहां तक घूमी तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ मैं ये निकाल रहा हूं। तो बी तो हमें फिक्स दिया हुआ है, अब आप बोलो वो तो दिया नहीं था, नहीं वो दिया था, हमने वहां पे सिर्फ उसको सिंबॉलिकली लिखा था कि चाहे क्रॉस लगा के दिखाया था, सिर्फ बी वहां पे दिया हुआ था। अगर ईएमएफ पूछेगा तुमसे तो तुम्हें बी की वैल्यू भी देगा, तुम्हें रॉड की लेंथ भी देगा, सब देगा। लेकिन अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा करंट डायरेक्शन किधर है, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, किस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, अगर ये पूछेगा तो तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है कितना ईएमएफ है तो अलग बात है, तो तुम्हें वो वैल्यू देगा। तो डी फाई कितना हुआ, डी ए कितना है इतना, यानी कि 1/2 L स्क्वायर डी थीटा। ठीक है। अब देखो डी थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा डी टी के। तो ये हुआ बी एल स्क्वायर अपॉन टी डी टी ओमेगा, और ये होगा डी फाई। हो गया। अब देखो ईएमएफ कितना होता है डी फाई अपॉन डी टी होता है, यहां तक दिख रहा है। यस सर। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा कैमरा और नीचे कर लेते हैं अपन। ठीक, अच्छा तो डी फाई इक्वल टू इतना, तो डी टी को नीचे ले आओ, तो ये कितना हुआ 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये हुआ ईएमएफ। ठीक है। समझ में आया। यस सर। गुड। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले से एक बार और समराइज कर देते हैं। इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तीन तरीके के। पहले तरीके में आएंगे, आपसे पूछेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ देखिए। तो आप लोग लेंज का नियम इस्तेमाल करोगे और लेंज का नियम इस्तेमाल करने के बाद उसी से देख के बताओगे कि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे तरीके के क्वेश्चन में पूछेगा कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और किस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। तीसरे तरीके के क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जो ईएमएफ है वो कितना है। और एक और तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, और वो हो सकता है ये वाला। देखो एक बार तुम्हें ईएमएफ पता चल गया तो तुम्हें करंट भी पता चल जाएगा। कैसे, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो अगर तुम्हें लूप का रेजिस्टेंस पता है तो तुम इसे EMF अपॉन R कर दोगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस की बजाय EMF भी, करंट भी मिल जाएगा। तो ये चौथे तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अलग नहीं मानता। मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम्हें EMF पता ही है तो करंट तो निकाल ही लोगे तुम सर्किट में।
तो तीन तरीके का क्वेश्चन होगा, एक वो जिसमें करंट का डायरेक्शन पूछेगा, और एक वो जिसमें पोटेंशियल पूछेगा किस पॉइंट का ज्यादा है किसका कम है, और तीसरे तरीके के वो है जिसमें ईएमएफ निकालने को बोलेगा या करंट निकालने को बोलेगा। कौन सी ईएमएफ कौन सी करंट, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होगी समरी। लेंज लॉ क्या कहता है, अगर हम लॉ को डिफाइन करें तो पहले होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज इज इक्वल टू ईएमएफ, वो हमने सीख लिया। दूसरी चीज कि करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो करंट का डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट हमेशा उस कारण का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो ये हमारी समरी हुई, टोटल समरी हुई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोग धीरे से बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, यस सर। तो पहले जरा म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। आज का क्लास स्मूथ चल रहा है ना? यस सर। हाँ, नेटवर्क का कल इशू था और अभी अपने यहाँ नया नेटवर्क लग जाएगा जियो वाला, तो और ठीक हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी और बढ़िया हो जाएगी। बस थोड़ा एक दो दिन लगेगा कनेक्शन लगने में, अवेलेबल आ गया है, लेकिन ये भी अच्छा है, अभी आज तो अच्छा ही चल रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो आपने इस तरीके के टर्म सुने होंगे, क्या क्या, रजिस्टर रेजिस्टेंस, इंडक्टर इंडक्टेंस, कैपेसिटर कैपेसिटेंस। क्या डिफरेंस है, रजिस्टर कोई डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है कि कितना रेजिस्ट कर रहा है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एक डिवाइस है और वो कितना कैपेसिटी का है वो पता चलता है उसके कैपेसिटेंस। इसी तरीके से इंडक्टर, इंडक्टर कौन सा, जिसमें इंडक्शन का प्रोसेस होता है। देखो रजिस्टर क्या था, जो करंट का अपोज कर रहा था, कैपेसिटर क्या था, जो चार्ज को स्टोर कर रहा था, इंडक्टर क्या है, जो इंडक्शन कर रहा है। तो रजिस्टर लिख लेते हैं इसको, रजिस्टर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर कैपेसिटेंस, इसी तरीके से इंडक्टर और इंडक्टेंस। ठीक, लेकिन हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि अच्छा इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, एक्चुअली हमें बोलना चाहिए इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। रजिस्ट, ठीक है, तो दो चीज है, रजिस्टर वो डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है। तो जो डिवाइस जितना अपोज कर रही है करंट का, वो वैल्यू क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है और वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो कैपेसिटेंस से बनता है। इंडक्टर मतलब जो इंडक्शन प्रोड्यूस करता है और वो कितना इंडक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, कॉल्ड इंडक्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या मतलब है। एक तो समझ में आ रहा म्यूचुअल, म्यूचुअल का क्या मतलब है, कुछ ऐसा है जो हमारे और तुम्हारे दो चीजों के साझे में चल रहा है। जब हम क्लास लेते हैं, अभी जो क्लास चल रही है ये म्यूचुअल क्लास चल रही है, तुम हमसे बात कर रहे हैं हम तुमसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूं तो वो म्यूचुअल क्लास नहीं है, वो वन साइडेड क्लास है, मैंने रिकॉर्ड किया डाल दिया और तुम्हें मिल गया। ठीक, तो अभी जो भी हमारे बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है थॉट्स का, वो म्यूचुअल है। ये अलग पता है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तुम लोग कम बोल रहे हो, लेकिन है फिर भी। तो म्यूचुअल का मतलब है कि कहीं दो चीजें कनेक्टेड हैं, और इंडक्टेंस का मतलब कहीं कुछ इंडक्शन टाइप का हो रहा है। ठीक, अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कनेक्टेड है। क्या है देखते चलो, है ये कि एक कॉइल यहाँ पे रखी हुई है और इसे एक बैटरी कनेक्टेड है, जिस बैटरी को आप चेंज करा सकते हो उसमें करंट की वैल्यू। इसके पैरेलल में ही एक दूसरी कॉइल रखी हुई है जिसमें कोई बैटरी नहीं है लेकिन एक गैल्वेनोमीटर फ्लो हो रहा है।
तो कल आप लोगों ने जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू किया तो देखा था कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो देखते हैं क्या होगा, पहले हमें ऑलरेडी आंसर पता है क्या होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होगा। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक ये कॉइल है और उसके आप इसको वोल्टेज को चेंज कर सकते हो, पोटेंशियल करंट को चेंज कर सकते हो। इसके बगल में कॉइल रखी है जिसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। क्या होगा देखते हैं जरा। पहले ये स्विच ऑफ है, जब ये स्विच ऑफ है तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जब इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो कुछ नहीं हो रहा होगा। अब हमने इसको ऑन कर दिया, तो ऑन करने के बाद क्या होगा जरा देखते हैं। ऑन करने के बाद ये होगा कि जैसे ही आप इसको ऑन करोगे इसमें तुरंत एक करंट फ्लो होने लगेगा। तो करंट की वैल्यू 0 से I तक इंक्रीज हो जाएगी। अभी बहुत फास्ट होगा, हमको पता नहीं चलेगा। जैसे आप घर में बल्ब जलाते हो तो बल्ब ऐसे जल जाता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई एक कैमरा हो जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्लोली नोटिस कर पाए, तो आप देखोगे कि वो एक बार में नहीं जल रहा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे पंखा ऑन करते हो तो पंखा थोड़ा देर लगता है स्टार्ट होने में, ऐसे ही यहाँ पे करंट एक बार में आई नहीं हो जाएगा, 0 से आई होगा। शुरुआत में 0 था, बाद में आई होगा। अच्छा, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 से B हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और ये कॉइल इसके पैरेलल में रखी हुई है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा। और कहां तक इंक्रीज होगा? B तक। तो जैसे ही करंट I तक पहुंचेगी मैग्नेटिक फील्ड B पे फिक्स हो जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड B पे फिक्स हो जाएगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। अब चेंज नहीं होगा। याद रखना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो फ्लक्स है वो चेंज होना चाहिए, वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो जब इसको ऑन किया तो करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा। तो फ्लक्स कहां से कहां तक बढ़ा? 0 से लेकर पाई तक। तो इसमें एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा एक तरफ, किसी एक तरफ, हमें नहीं पता अभी, लेकिन किसी एक तरफ दिखाई देगा। और उसके बाद फिर वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा समझ में आना चाहिए। कैसे? पहले करंट 0 था, 0 से करंट I तक पहुंचा, फिर करंट बढ़ा। जब करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो फ्लक्स बढ़ा। जब करंट कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। और जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ नहीं मिलेगा। तो इसमें ऐसे डिफ्लेक्शन आएगा, और डिफ्लेक्शन आने के बाद फिर वापस 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया। चलो ठीक है। तो अभी जब ये ऑन हो रखा है तो करंट इस सर्किट में I है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें B है, और इससे पास होने वाला फ्लक्स पाई है। अब हमने इस स्विच को ऑफ कर दिया फिर से, तो क्या होगा? करंट I से 0 की तरफ जाएगी, क्योंकि करंट रिड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है तो फ्लक्स भी 0 की तरफ जाएगा। यानी कि अब एक बार फिर इस वाली कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएगा, और जब एक बार 0 हो जाएगा तो फिर 0 बना रहेगा। इसमें फिर एक डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा।
इस फिनोमेना को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ध्यान रखो, इस प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है, इसमें जो डिफ्लेक्शन था वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस कॉइल का एरिया कितना है, ये इसके कितने पास रखी हुई है, ये इसके कितने दूर रखी हुई है। कैसे? देखो, इससे जो निकलने वाली फ्लक्स होंगी वो ऐसे करके होंगी। मान लो, तो जब ये पास रखा होगा तो ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो जब वैल्यू घटेगी तो ज्यादा से कम की तरफ बढ़ेगी। और जब ये दूर रखा होगा तो फ्लक्स शुरुआत में ही कम होगा और वो जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स में जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो बात हो रही है, ये बोल रहा है हाई, तो ये बोल रहा है हाई। ये जो बात हो रही है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए हो रही है। और वो कितनी देर के लिए हो रही है? जब करंट जीरो से मैक्सिमम हो या मैक्सिमम से मिनिमम हो। तो ये जो हाई की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है और आपके पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगता है कि आप उससे बात करो, आपको लेकिन दिख गया, आपको दिख गया या दिख गई जो भी है छत पे, तो आप अगर कोई आसपास है तो ऐसे करके काम चला लोगे, ठीक? तो इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। लेकिन आपको पता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है तो आप बोलोगे हे हाउ आर यू, व्हाट्सअप एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो इनके बीच की जो इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो कितनी स्ट्रांगली हुआ, वो डिपेंड होता है म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दो चीज हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन ये है, सिर्फ एक कॉइल से जब एसोसिएटेड करंट चेंज होता है तो उसके पास में रखी हुई जो कॉइल है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से उसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब ये कितना अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ? जैसे कोई बोले कि कार तेज चल रही थी, तो कार तेज चल रही थी का कोई मतलब नहीं। कार तेज चल रही थी का मतलब ये होता है कि आप कहां बात कर रहे हो, आप गली में बात कर रहे हो क्या? एक गाड़ी है जो गली में चल रही है, आपने अक्सर देखा होगा यूनिवर्सिटी में अगर आप जाओगे तो लिखा रहता है कि बाइक की स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे 20 किलोमीटर मैक्सिमम लिमिट है। तो अगर कोई 20 पे चला रहा है तो आप 20 से कोई ज्यादा चला रहा है तो आप बोलोगे तेज चला रहा है वो, या 20 पे कोई चला रहा है तो आप बोलोगे हाँ 20 पे तेज चला रहा है। लेकिन वही 20 की स्पीड हाईवे पे हल्की लगने लगी। तो तेज चला रहा है का कोई मतलब नहीं, कितनी तेज चला रहा है उसका नंबर होना चाहिए। तो इनके बीच जो बात हुई वो कितनी इंटेंसिटी से हुई वो डिसाइड होगी म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट से। ये दोनों एक दूसरे से कितना स्ट्रांगली बात कर रहे हैं, कितना स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, वो इससे पता चलेगा। ठीक, तो पहला बात हो गया म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट होता क्या है। अच्छा, इसमें अगर तुम्हें करंट डिसाइड करना है तो लॉजिक वही रहेगा लेंज लॉ वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि दो कॉइल रखी हुई है ऐसे करके, एक और बात, जरूरी नहीं है कि कॉइल हमेशा सर्कुलर ही रहे। मान लो दो कॉइल ऐसे रखी हुई है, मान लो दो कॉइल ऐसे रखी हुई है आपके पास, इस वाली में करंट चेंज हो रहा था, तो आपको देखना पड़ेगा कि इससे वाला फ्लक्स, इसके वजह से इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है या इसमें फ्लक्स घट रहा है। अगर इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो बढ़ाने घटाने की कोशिश करेगा, और अगर इसमें फ्लक्स घट रहा है तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वही डिसाइड करेगा कि म्यूचुअल जो इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई है उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अभी जो हमने उधर सीखा था वो वेस्ट नहीं हुआ, वो शुरुआत थी और उसके आगे हम उसका एक्सपेंशन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन की कोएफिशिएंट को कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो दो चीजें हैं, दो कॉइल है हमारे पास, एक कॉइल है C1 और एक कॉइल है C2। C2 वो कॉइल है जिसमें करंट चेंज हो रहा था और C2 वो कॉइल है जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा था। तो अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, मान लो कि इसमें फ्लक्स है π2 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2। तो अगर इसमें जो करंट है वो I1 है, तो जो इसमें फ्लक्स चेंज होगा N2 π2 जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? I1 के। क्यों?
देखो तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि म्यूचुअल इंडक्शन किस में हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन इसकी वजह से हो रहा था और इसमें हो रहा था। तो इसमें जो इसका जो फ्लक्स होगा N2 phi 2 जो है वो एक टर्म से एसोसिएटेड फ्लक्स है और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो टोटल फ्लक्स होगा N2 phi 2। कल मैंने बताया था क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, तो अगर एक टर्म है तो एक टर्म से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर पाई है तो उसमें n टर्म्स है, तो मतलब n पाई फ्लक्स है। तो इसमें मान लो n पाई 2 प्लस एक कॉइल से एसोसिएटेड था, एक टर्न से एसोसिएटेड था और n2 नंबर ऑफ टर्न थे। तो ये जो चेंज इन फ्लक्स, जो पेयर ऑफ फ्लक्स होगा इसका, वो इसमें चेंज इन करंट के प्रोडक्ट बराबर होगा। तो n2 phi 2 इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं इसे M12। थोड़ी देर के लिए जरा सोचना, इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी यूनिट हेनरी होती है, अभी बता देता हूं। ठीक, तो कभी भी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखो। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट पूछा जाता है, तो याद रखो कि जिस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा दूसरी वाली कॉइल के, उनके बीच में बाकी का जो भी बचा हुआ होगा वो पूरा म्यूचुअल कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो आपको इसको ऐसे देखना है, कैसे देखना है? N2 phi 2 इज इक्वल टू, यहाँ डब्बा बना लो और यहाँ I लिख लो। I के अलावा जो कुछ म्यूचुअल कोएफिशिएंट का इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट होगा। एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं अभी, ठीक है? बात समझ में आई? क्या पूछ रहा हूं मैं कि क्या ये समझ में आया कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि कितनी स्ट्रांगली एक कॉइल दूसरी कॉइल को अफेक्ट कर पा रही है। वो जो नंबर है कि क्या 2 गुना कर पा रही है, क्या 3 गुना कर पा रही है, क्या आधा कर पा रही है, ये जो है ना, ये नंबर ही म्यूचुअल कोएफिशिएंट का इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो बहुत फेमस क्वेश्चन है। हमारे पास 2 कॉइल है, एक कॉइल ऐसी बड़ी है, ठीक है, और तो तुम मान सकते हो कि इसकी, और एक कॉइल छोटी है। दोनों कलर दिख रहे हैं क्या? दोनों कलर दिख रहे हैं क्या? क्या सर? दोनों यहाँ एक ग्रीन कलर, यस सर, एक दिख रहे ब्लैक कलर दिख रहे हैं क्या? दोनों कलर? यस सर। यस सर। ठीक, मान लो कि इन दोनों की एक्सिस सेम थी, मतलब ये कोएक्सियल थे। कोएक्सियल मतलब 2 सर्कल है मान लो और उनका सेंटर सेम है। इसको इधर से देखोगे ना तो ऐसा दिखाई देगा। छोटे वाले की मान लो कि रेडियस r1 थी, छोटे वाले की रेडियस r1 मान लो, और बड़े वाले की रेडियस, r2 मान लो। मान लो कि इन दोनों का जो टोटल लेंथ था वो L था, मान लो जो ओवरलैपिंग लेंथ था वो L था। मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 थे और मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 थे। फिर से बता देता हूं, 2 कॉइल हैं जो कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल है मतलब उनका जो एक्सिस है वो सेम है। एक अंदर वाली कॉइल है उसका रेडियस r1 है, बाहर वाली कॉइल का रेडियस r2 है। दोनों का जो ऊपर ओवरलैपिंग रीजन है वो L है। बाहर वाली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, अंदर वाली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। ठीक है, चलो अब इसको फाइनली सॉल्व करके देखते हैं।
अगर हमसे कोई पूछे मान लो कि इस सर्किट में करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो आप लोगों को पता है कि अगर एक सोलेनॉइड होती है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतनी होती है म्यू नॉट एन आई। अगर इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसे मैं B2 बोलूंगा, वो कितनी होगी? म्यू नॉट N2 I2। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक। अब मजे की बात यह है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वाली कॉइल के सेंटर पे है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले कॉइल के सेंटर पे भी है। क्यों? क्योंकि दोनों कोएक्सियल हैं। ठीक है, चलो, तो अगर मैं बोलूं कि N1 ∅1 कितना है, N1 ∅1 कितना है? कैपिटल N1 लिख लो इसे, ठीक है, इसे N2 रहने दो, इसे N1 रहने दो। अगर मैं पूछूं कि छोटी वाली कॉइल से जाने वाला फ्लक्स कितना है, तो N1 क्या है? छोटी वाली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। ∅1 कैसे लिखोगे? N1 और ∅ की वैल्यू कितनी है? B इंटू पाई R1 स्क्वायर। कैसे? छोटी वाली कॉइल का जो रेडियस है वो R1 है, तो उसका एरिया कितना होगा? पाई R1 स्क्वायर। और B मैग्नेटिक फील्ड यहां से मिलेगी, और ये कितनी हो जाएगी? N1। B की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट N2 म्यू1। एक चीज बताना रह गया, बताऊंगा अभी। N1 और B की वैल्यू है म्यू नॉट N2 I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। यहाँ एक चीज ध्यान से देखना था, जो मुझे बताना था कि जो N2 है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और N1 भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो ये हुआ। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं यहां से निकालने वाला, तो ये है N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इतनी L लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? N1 इंटू L। पाई कितना हो जाएगा? B इंटू पाई R1 स्क्वायर। और B की वैल्यू कहां से मिलेगी? यहां से N1 L म्यू नॉट N2 I2 पाई R1 स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L और इंटू I2। तो ये कितना हुआ? N1 ∅1। अभी जरा ध्यान से देखो, तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि N1 ∅1 इज इक्वल टू M12 I2। मैंने कहा था कि I2 को छोड़ के जितना भी बचेगा वो तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट होगा। तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो आया मेरे पास M12 इज इक्वल टू N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ठीक है, यस सर। अभी तक मैंने क्या बोला जरा ध्यान से देखना। मैंने ये बोला कि करंट इसमें चेंज हो रहा है, बाहर वाली में, तो अंदर वाली में कितना होगा। ठीक, अब हम इसका दूसरा करके देखेंगे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम I2 करंट इसमें चेंज कराएंगे तो जो म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट आएगा वो, और अगर हम इसमें करंट चेंज कराएंगे तो जो म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट आएगा वो, क्या वो इक्वल होगा? ये हम देखना चाह रहे हैं। अगर वो इक्वल होगा तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई। कैसे आसान हो गई? अगर वो इक्वल होगा तो हमारी लाइफ ऐसे आसान हो गई कि हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कॉइल 1 का
से एक म्यूचुअल कोएफिशिएंट निकाल लें या 2 का 1 से निकालें। अभी तक हमने कुछ नहीं बोला, अभी तक हमने कहा कि ये हमारा 1 2 इतना आएगा। तो अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इसमें करंट चेंज करेंगे और उसकी वजह से इसमें फ्लक्स देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, यहां तक का हो गया। मैं मिटाता हूं इसको। मैं यहां पे M12 लिख देता हूं और यह दिख रहा है क्या? यस सर, थोड़ा साइड हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, ये दिख रहा है क्या? यस सर। पाई R1 स्क्वायर N1 N2 इंटू L, है ना? इतना ही आएगा। यस सर। म्यू नॉट भी आएगा। इसको ध्यान रखना, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में कुछ और बताऊंगा। ये म्यू नॉट को याद रखना, बहुत काम की चीज है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, छोटी वाली कॉइल में करंट चेंज करा रहे हैं। मान लो इसमें करंट I1 था, तो अब फ्लक्स इसका निकालेंगे बड़ी वाली कॉइल का, यानी कि N2 phi2। अच्छा, N2 कितना होगा? बड़ी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2, तो अगर उसे L से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? N2 into L। ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बड़ी वाली कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड किसकी लिखनी पड़ेगी? छोटी वाली कॉइल की। और एरिया किसका लिखना पड़ेगा? बड़ी वाली कॉइल का। अब ध्यान से देखो जरा, आपके पास दो पाइप हैं, एक बड़ा पाइप है और एक छोटा पाइप है। तो जो छोटे पाइप में से जो करंट का जो पानी फ्लो हो रहा है, क्या बड़े पाइप में भी उतना ही पानी फ्लो हो रहा है? नहीं, एरिया बड़ी है। देखो, अगर इसमें करंट, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जो इस बड़ी वाली कॉइल से जो पास होने वाला मैक्सिमम फ्लक्स होगा, वो इस फ्लक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इतने एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा है, वही इस बड़ी वाली से पास हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है, एक बड़ा पाइप है, उस बड़े पाइप में छोटे पाइप से पानी गिरा रहे हो, तो ये बड़ा पाइप है और बड़े पाइप में छोटे पाइप से पानी गिरा रहे हो, तो क्या बड़े पाइप में पानी छोटे पाइप से ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं ना? नहीं होगा। तो वही हो रहा है। छोटे वाले में फ्लक्स कितना है देख लेते हैं जरा। छोटे वाले का जो फ्लक्स है, छोटे वाले में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1। तो म्यू नॉट, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1 I1, और इसका एरिया कितना है? पाई R1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा N1 N2 म्यू नॉट L पाई R1 स्क्वायर इंटू I1। इस इक्वेशन को देखो, जब I2 में करंट चेंज करा रहे थे तो फ्लक्स चेंज हो रहा था पहली वाली में। अगर इसको उल्टा करके लिखोगे तो कैसे हो जाएगा? N2 phi2 इज इक्वल टू M21 I1। तो जब हमने दूसरी कॉइल में करंट चेंज कराया था तो हम इनके बीच में कोएफिशिएंट देख रहे थे, तो ये इक्वेशन लिखी थी। लेकिन जब हम अंदर वाली में करंट चेंज कर रहे हैं और बाहर वाली में चेक कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? सर एरिया पाई R1 स्क्वायर ही होगा। हाँ देखो, ये छोटा पाइप है और ये बड़ा पाइप है। छोटे पाइप में से फ्लक्स को, तुम लोग फ्लक्स को सोचो, फ्लक्स एक तरीके से पानी निकल रहा है। तो जब इस छोटे पाइप में से जितना पानी निकल रहा है, तुम्हारे पास दो पाइप है, एक छोटा पाइप एक बड़ा पाइप। छोटे पाइप से पानी बड़े पाइप में गिर रहा है, तो क्या बड़े पाइप से निकलने वाला पानी छोटे पाइप से ज्यादा हो जाएगा टोटल? नहीं नहीं नहीं। तो जब यहाँ से यहाँ पे इस कॉइल में जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स बाहर वाली कॉइल से निकल रहा होगा। तो इसलिए जब हमें फ्लक्स लिखना था तो हमने छोटी वाली कॉइल का फ्लक्स लिख दिया, और वो कितना था? म्यू नॉट N1 I1, यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई R1, यानी कि इसका एरिया। जब बड़े से पानी छोटे में गिरता है तो घटता है हमेशा, हमें पता है। लेकिन अगर छोटे से बड़े में पानी गिरता है तो वो घट नहीं सकता, वो तो उतना ही रहेगा। तुम छोटी बाल्टी से बड़ी बाल्टी में पानी डाल दो तो कम नहीं होगा, लेकिन अगर बड़ी बाल्टी से छोटी बाल्टी में पानी डाल दो तो हो सकता है कम हो जाए। क्यों? क्योंकि छोटी बाल्टी है, उसमें कुछ पानी आएगा, बाकी इधर गिर जाएगा। तो इसलिए हमने जो मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने वाला। हमें लग रहा था थोड़ी देर पहले कि अच्छा जब हमने इधर से इधर निकाला था तो इसका एरिया यूज किया था और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूज, तो अगली बार भी वैसे ही होगा? नहीं, क्योंकि छोटी कॉइल से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उससे ज्यादा फ्लक्स बड़ी से पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कोएक्सियल है। अगर वो बाहर रखी होती तो कुछ और हो सकता।
तो ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, जब हमने इस इक्वेशन के हिसाब से लिखी इक्वेशन तो ये आई, जब पहले वाली लिखी थी तो ये आई थी, अब ये आई थी। ध्यान से देखो, यहाँ N1 ∅1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, और यहाँ 1 2 था। अब ये N1 की जगह N2 हो गया, ∅1 की जगह ∅2 हो गया, M12 की जगह M21 हो गया, और I2 की जगह I1 हो गया। ठीक, बड़ा ऑब्वियस है, जब तुम पहली कॉइल में करंट चेंज कराओगे तो दूसरी में फ्लक्स चेंज होगा, और अगर दूसरी में करंट चेंज कराओगे तो पहली में फ्लक्स चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक बार I1 है, एक बार I2 है। अब फिर से इसे कंपेयर कर लो। जब इसे कंपेयर किया तो M21 कितना आया, पाई R1 स्क्वायर N1 N2 L म्यू नॉट। तो मजे की बात है कि M12 और M21 बराबर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल का यही मतलब होता है। म्यूचुअल का ये मतलब नहीं होता है कि कोई एक जना अपना काम करे और दूसरा ना करे, पर वो म्यूचुअल नहीं हुआ, वो वन साइडेड हुआ। मतलब आपका कोई दोस्त है और उस दोस्त की सिर्फ आप मदद कर रहे हो, वो आपकी मदद नहीं कर रहा, तो ये म्यूचुअल नहीं हुआ। म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, तभी हम उसे म्यूचुअल बोलते हैं एक्चुअली। तो वही आ रहा है, देखो, चाहे आप बड़ी कॉइल में करंट चेंज कराओ और छोटी में चेक करो, तो उनके बीच जो कपलिंग है वो किस पे निर्भर कर रही है? अंदर वाले की रेडियस पे, बाहर वाले के, अंदर वाले की टर्न पे, बाहर वाले के टर्न पे, दोनों की ओवरलैपिंग लेंथ पे। मान लो इस छोटी वाली को थोड़ा बाहर खींच लिया मैंने, तो अब इतना हिस्सा ही ओवरलैप कर रहा है, तो म्यूचुअल कोएफिशिएंट कम हो जाएगा। और आप समझ सकते हो वो कम क्यों हो जाएगा? वो कम इसलिए हो जाएगा कि जो टोटल फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। अगर पहले इतने एरिया ओवरलैप कर रहा था तो जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो ज्यादा ओवरलैप कर रहे थे। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो जब इसे आपने थोड़ा बाहर खींच लिया तो नंबर ऑफ टर्न्स घट गया, तो टोटल फ्लक्स ही घट गया, जिसकी वजह से म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन भी घट गया। दूसरी चीज, म्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि दोनों कॉइल के बीच का जो मीडियम था वो क्या था। अब अगर आप इसके बीच आयरन रख दो तो आपको पता है कि आयरन के लिए जो परमिटिविटी होती है वो परमिटिविटी कह रहा हूं, परमिएबिलिटी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। आपको पता है आयरन फेरोमैग्नेट है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो परमिटिविटी होती है, परमिएबिलिटी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये म्यूचुअल कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा। इसीलिए जब ट्रांसफार्मर बनाते हैं हम तो उसके बीच आयरन कोर रखते हैं, प्लास्टिक नहीं रखते हैं, क्योंकि प्लास्टिक फेरोमैग्नेटिक नहीं। इसका मतलब, तो कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि दो कॉइल हैं जो कोएक्सियल हैं, उनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट है किस किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज अंदर वाली की रेडियस पे, दूसरी चीज बाहर वाले और अंदर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, तीसरी चीज उनकी ओवरलैपिंग लेंथ पे, और चौथी चीज उनके बीच के मीडियम पे। अब जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में वो इनमें से किसी एक पैरामीटर को चेंज करके बोल देगा कि दो कॉइल थी, कोएक्सियल थी, एक बार उनके बीच में एयर थी और एक बार उनके बीच में आयरन रख के निकाला, तो बताओ उनके म्यूचुअल कोएफिशिएंट इंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना एक बार। अच्छा, एक और ध्यान रखने की बात है कि चाहे आप पहली कॉइल में करंट चेंज करो और दूसरी को चेक करो, या दूसरी को चेक करंट चेंज करो और पहली को चेक करो, उनके बीच जो म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है फ्लक्स का वो बराबर होगा। और वो किससे पता चलता है? इससे। ठीक, ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? नो सर। नहीं, वेरी गुड। तो अच्छा, मैंने बोला था कि तुम लोग अपना अपना डाउट शेयर कर सकते हो, तुम लोगों ने फिलहाल शेयर नहीं किया। सर कल बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ना, तो उसमें डाउट ही नहीं आया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट नहीं आया। तो अब ये बताओ कि आज वाले टॉपिक में कोई चीज रह गई जो समझ में नहीं आई? नो सर। सर नहीं। एक और चीज में याद रखने लायक है, और वो क्या है, फिर से एक बार मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जिससे कि क्लास को कंक्लूड करने से पहले। और वो ये है कि जिस कॉइल में भी तुम फ्लक्स चेंज कर रहे हो वो निर्भर करेगा दूसरे करंट पे। देखो यहाँ जब 2 था तो यहाँ 1 था, और जब यहाँ 1 था तो यहाँ 2 था। तो अगर एग्जाम में कोई तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है और तुम्हें म्यूचुअल कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो याद रखना कि जो करंट के अलावा जो भी बचा होता है वो वही म्यूचुअल कोएफिशिएंट होता है। यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार म्यूचुअल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था। नहीं, तुम फॉर्मूला के चक्कर मत पड़ो, तुम इसको क्विकली याद करो। अगर तुम्हें
तुम भूल भी गए तो भी निकाल लोगे, आइडिया को याद रखो। इस पूरे में एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब बाहर वाले में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, करंट चेंज हो रहा था, तो हमने इसकी रेडियस ली थी और मैग्नेटिक फील्ड इसकी ली थी, क्योंकि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी और इसकी बराबर होगी। दूसरे केस में हमने फ्लक्स को सेम लिया, क्यों? क्योंकि छोटे पाइप में से जो आने व जाने वाला पानी है वो बड़े पाइप से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। सॉरी, बड़े पाइप से जाने वाला जो पानी है वो छोटे वाले से ज्यादा। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो तुम निकाल सकते हो फिर से लेंज लॉ की हेल्प से। ठीक है, ये हुआ हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम एक और चीज की बात करेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किधर यूज होगा? ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ट्रांसफार्मर में। ठीक, तो कल हम लोग थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और कल इसके बाद हम लोग एक चीज और बात करेंगे और वो होगा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होगा सोच के देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है जैसे आप कभी कभी अपने आप को मोटिवेट करते हो, आप किसी से मिलते हो, अपने दादाजी से या अपने दोस्त से, मम्मी से मिलते हो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। और मम्मी कभी अच्छा फील नहीं कर रही है या आपका दोस्त अच्छा फील नहीं कर रहा है तो आप उसको मोटिवेशन देते हो, म्यूचुअल हुआ। लेकिन कभी कभी आप अकेले बैठे हो, चाय पी रहे हो और खुद को मोटिवेट करते हो, वो हुआ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा है मैं आपको हिंट देता हूँ कि एक कॉइल है, उस कॉइल में आपने करंट फ्लो कराया, तो जब आप उसमें करंट फ्लो कराओगे तो करंट फिर जीरो से आई हो रहा होगा। जब जीरो से आई हो रहा होगा तो उस कॉइल का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से उसमें अपने आप में एक फ्लक्स डेवलप होगा, और जब अपने आप में एक फ्लक्स डेवलप होगा तो इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो वो उस कॉस का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ था। तो इस तरीके के जो ये हुआ इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल की जगह सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये खुद को इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आप लोगों का जो म्यूचुअल इंडक्शन का, अभी ये म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सेल्फ इंडक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर दो इंडक्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनके इंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर दो इंडक्शन सीरीज में जुड़े हुए हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के और कैपेसिटर को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ के देखा था, वैसे ही टाइप का कुछ है, और वो सिंपल फॉर्मूला है, आपको उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ये वाली चीज। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों को? सर एक बार इसमें करंट का डायरेक्शन बताइए ना। क्या हो गया? सर ये वाले कॉइल में एक बार करंट का डायरेक्शन बताइए ना। अच्छा, तो तुम इसको मान लो कि बाहर, मान लो कॉइल ऐसे रखी हुई है। ठीक है, मैं इसे इधर से देख रहा हूँ। मान लो कि बाहर वाली कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ही मान लो कि बाहर वाली कॉइल में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज था मतलब यहाँ पे से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही हो, क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल वेव बन रहा होगा। अब तो छोटी वाली कॉइल से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो रही होगी, तो इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके का होगा जो इसका अपोज करेगा, यानी कि वो उसको साउथ पोल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स को घटाने के लिए वो उसका अपोज करेगा। तो अगर बाहर वाली में कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज था, तो इसका मतलब वहां नॉर्थ पोल था, तो नॉर्थ पोल को घटाने के लिए एक साउथ पोल बनेगा, तो यानी कि अंदर वाले में जो करंट डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अब अगर बाहर वाले में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था, तो यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही है, लेकिन अभी भी बढ़ रही है। वो अंदर घुसना और बाहर निकलना उसकी डायरेक्शन की बात है, लेकिन जब करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ ही रही है, तो फिर वो उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो इफेक्टिवली ये होगा कि जब बाहर वाली कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो अंदर में एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, और अगर बाहर वाली में एंटी क्लॉकवाइज है तो अंदर में क्लॉकवाइज होगा। सेम उल्टा होगा अंदर वाली के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास स्टॉप कर रहे हैं, और आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन के जो कांस्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको देखिए, देख के फिर कल हम लोग सेल्फ इंडक्शन करने के बाद सीरीज और पैरेलल वाला करेंगे, फिर हमारा ये और ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ये जो म्यूचुअल कोएफिशिएंट वाला काम जाएगा, फिर हम एलसीआर सर्किट शुरू करेंगे। ठीक, आप अगर जाकर सीएससी का कोर्स देखोगे तो आप देखोगे कि हमने काफी पोर्शन कवर कर लिया 2 दिन में, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन एक साथ हो जाना था, क्योंकि हम पहले वाला डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा टाइम लग गया हमको। नहीं तो कल आप देखोगे कि 4 लाइन में लिखा हुआ है वो सिलेबस, बताता हूँ ना, एक मिनट।
एक मिनट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूनिट 5 जो है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन लिखी हुई है। हम लोग दूसरी लाइन में चल रहे हैं और वो कल फास्ट हो जाएगा, वो चिंता की बात नहीं। इसलिए मैं बोला अभी तुम लोग बस ध्यान दो, कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो काम में आएंगी। अगर ये क्वेश्चन आया और तुम बना पाए तो समझ लो कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सक्सेस हो गया। ठीक, अब जैसे ही तुम लोग ये समझ जाओगे सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल लेंगे, एलसीआर सर्किट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, चलो फिर हम आज का क्लास स्टॉप करते हैं यहाँ पे। आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ दिक्कत होगी तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा। कल का क्लास भी इसी टाइम पे रहेगा, ठीक है? ठीक है, थैंक ये चलो फिर हम